The illiterate of this century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है श्री विजय कुमार जायसवाल जी का, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में आज कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए आए हुए हैं। आप डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं पाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, हमेशा माननीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी के मार्गदर्शन और डीन इंजीनियरिंग प्रोफेसर एम सिंह, डायरेक्टर इंजीनियरिंग प्रोफेसर के भट्ट के नेतृत्व में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग संस्थान विद्यार्थियों के प्लेसमेंट पर विशेष जोर दे रहा है। कई वर्षों से इंजीनियरिंग संस्थान में प्लेसमेंट सेल पहले से ही स्थापित थी, किंतु इस बार उसको रीस्ट्रक्चर करके जब दोबारा से इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट पर जोर दिया गया, तो बच्चों के लिए बहुत सारी नई कंपनीज को हमने अपने साथ जोड़ा और प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व किया। उसी क्रम में हमारे पास एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी पाई इन्फोकॉम हमारे साथ जुड़ी है, जिसने हाल ही में कल किए गए प्लेसमेंट ड्राइव में हमारे विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान से 16 बच्चों को चयनित किया, बहुत अच्छे पैकेज पर। क्योंकि आज के समय अगर आप 8, साढ़े 8, 9 लाख रुपए का पैकेज अपने पढ़ाई के दौरान प्राप्त कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपके लिए एक बड़ी चीज़ है। तो उसी विषय पर चर्चा करने हेतु एकेडमिक और एकेडमिया के डिफरेंसेस को कम करने के लिए जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के नज़दीक लोग हैं, जैसे कि आज हमारे साथ विजय जायसवाल जी हैं, ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए मैंने निवेदन किया श्री विजय कुमार जायसवाल जी से कि वो हमारे साथ स्टूडियो में आए, हम एक छोटा सा वीडियो उनके साथ रिकॉर्ड करें। आपने सहर्ष अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करी, तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य इस मीडिया लैब में उपस्थित श्री विजय कुमार जायसवाल जी का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपके अनुभव। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ये आपकी दूसरी विजिट है, तो कैसा अनुभव रहा आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आकर? पहले तो मैं नमस्कार करूँगा यहाँ बैठे सभी लोगों को। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले 2 साल पहले मैंने यहाँ विज़िट किया था प्लेसमेंट के लिए। इस बार जो विज़िट किया है और जो पहले किया था, इन दोनों में मैंने भारी परिवर्तन देखा विद्यार्थियों में। इस बार के जो हमने 16 विद्यार्थी चयन किए हैं सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड एज वेल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैंने ये पाया स्टूडेंट्स पहले से काफ़ी बेहतर है। काफ़ी पहले से उनका कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट है और वो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए तो नहीं बोलूँगा, बट येस, काफ़ी विद्यार्थियों में मैंने ऐसा पाया जो इंडस्ट्री के अनुरूप काफ़ी अप टू द मार्क है। इसी तर्ज पे हमने 16 विद्यार्थियों को मौका दिया, 8 लाख के पैकेज पे मौका दिया, और कुछ इनके प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो इनके जूनियर्स हैं, उनको हमने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आज साझा की है। और उम्मीद करते हैं उस इंटर्नशिप के माध्यम से जो विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंपनी फ्यूचर में उनको 8 से 10 लाख का पैकेज देगी। और बहुत ही जल्द हमारी डायरेक्टर साहब से बात हुई है, हम एक MOU भी करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम, वर्कशॉप, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इस माध्यम से फ्यूचर में उनको प्लेसमेंट्स में आसानी होगी। Okay. Sir, I was going through your means company profile. You people are dealing in training and research, digital marketing, share trading, biotechnology, chip level programming, designing motors, and many more things I can read in this JD document. Right. But one thing I want to ask you, sir, means if we will talk about the Indian context, that one question is very relevant from last 20-25 years. When I was doing my graduation, in 2006 I finished my graduation, and that time the question is, there is difference between academia and industries, and still the same question is that much important. Every student want to know how this academia and industry difference can be reduced, or how can we make our students industry ready. So in the process of this 4 years, when we are teaching them about food technology, electronics, biotechnology and other things, means what activities we should means do with the students, perform with the students, so that at the end of the time, after the third year ending or the beginning of final year or at the end of the 7th semester, they can be closer to the industries. Right. ये बेहतरीन क्वेश्चन है. I personally feel this is a very good question. See sir, like what is my personal opinion, perception, like when we people are doing our engineering long time back, now today era is totally changed.
Now the industry demand all-rounders. So what is my personal suggestion to students? Like, they can start their internship from second year. Instead of going in 7th semester or 8th semester, as much as internship they are going to finish in their 4-year curriculum, this will give them maximum advantage. So my personal opinion, start internship from second year, third year, fourth year. So if you have done 3-4 internship in your curriculum, that will give the something drastic change in your placement. So my personal feel, try to do internship with industry, live project over live, clients. Okay, Vijay sir, there is a myth among the students that whether they are doing internship or they are simply getting the certificate for somewhere. So for means academic compliance, they are getting the marks or credits. But as a point of view, as a HR or the director of a company, means how the company is looking to those certificates, whether they are asking the relevant questions regarding those internships, or sir, suppose if I am doing internship in some software coding, or suppose I went to BHEL, then I am applying somewhere else whose field is not matching with those internship. So is it possible that they will not prefer us? Yes. See, I personally feel like student should do internship according to their relevant field. Number one, if somebody from computer science, he is doing internship from XYZ organization that is not up to the mark or level of that department, so I think that internship is not useful. Number one, they have to do internship according to their engineering branch. That is the main priority. And let's talk about, being as an HR, I visited pan India, top universities, top engineering colleges. We HRs are totally, our first requirement is BTech. Rest, if they have done number of certificate, but they are not going to speak in front of interviewer, so we look not going to select them. See, fine, value added courses or value added internship is fine, but until unless you are not going to speak in front of any interviewer, any company is not going to select you. Doesn't matter you have done a lot of internship or not. If you are answerable, that is enough for any company. But yes, these kind of value added courses and value added internship is beneficial for the placement. Okay. Sir, I started my talk with 3 very interesting words: learn, unlearn, and relearn. So this is your somewhat vision. I can understand Right. the way you mentioned in your means the message which you are giving to the students. So can you elaborate these 3 words? What do you exactly mean by learn, unlearn, and relearn? So agenda is very clear. Now you find out the students are not interested to read things. They are going to take the path of shortcut. So as much students are going to read something, they will understand a lot of things. This is the main agenda. That's fine. In current era, people are very much taking shortcuts, YouTubes and all. But again, as much as they are going to learn something, it is much, much better for future. Sir, actually, now I want to come over some domestic issues like as we are in Bundelkhand region, especially in Jhansi, before few years, Bundelkhand is considered as a backward area. But because of the overall development in the country and especially in the Uttar Pradesh region, now Jhansi is also coming at par with the metro cities. So the students of such cities having some different type of constraints, some different type of means limitations. So how we can overcome to those limitations like we have in Jhansi? For example, we don't have much companies to get exposure. We don't have much companies who are traveling to Jhansi for recruitment, like we don't have airport facility. Although we have good train connectivity, but still means company people are not preferring to travel by train. So second thing, we don't have mall culture in Jhansi. We don't have big shops or big bazaars like Cannot Place and other things where students will move and they will automatically means even by seeing at the signage board, they will understand some new words, new things, new learnings. So this is the limitation with Jhansi. So how we can overcome with those type of constraint? No doubt. This is a really good one. Good question. See, what is my perception, my view regarding this matter? I mean, I have visited last 2 days. I'm in this university. I have seen very good facilities. Your VC, your department heads have shared me a lot of facilities this university is going to give students.
This is very wonderful opportunities and top class labs. Everything is available here. But personally, I feel give the chance to visit industry visit. जितनी मैक्सिमम विजिट इंडस्ट्री में होंगी उतना उनको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा. सी नो डाउट माइट बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द लाइक रूरल बैकग्राउंड, बट जितना उनका इंट्रैक्शन इंडस्ट्री में जाके होगा उतना ज्यादा उनको क्लियर होगा कि आज हमारी इंडस्ट्री की ये डिमांड है या हमें ऐसा सेट करना है. डजेंट मैटर दे आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल, उससे रिलेवेंट डिपार्टमेंट में सेकेंड थर्ड ईयर में जितनी इंडस्ट्री विजिट होगी उतना बेहतर होगा. और अगेन इन सब चीज से आउटकम का एक ही तरीका है, इंटर्नशिप्स. गिव देम फ्रीडम टू एवरी सेमेस्टर फॉर द इंटर्नशिप फॉर 1 month, either ऑनलाइन either ऑफलाइन. सो जितनी इंटर्नशिप्स करेंगे उतना एक्सपोजर इन्हें मिलेगा और फिर इंटरव्यू में फिर उनको वो डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि बच्चा मुंबई से है या लखनऊ से या बुंदेलखंड से. ओके सर, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके साथ आपके एचआर भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं. तो सर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप होते हैं टेबल के उस तरफ, बच्चे बैठे होते हैं, तो क्या चीज़ आप लोग ढूंढ रहे होते हैं बच्चे के अंदर कि अगर बस ये 2 चीज़ें मिल जाएं तो चीज़ स्ट्राइक हो जाएगी और हम बच्चे को रिक्रूट कर लेंगे. तो हम लोग विशेषकर कोशिश करते हैं उन बातों पर ध्यान दें. देखिए क्योंकि सर हम लोग एक लंबा समय बिताते हैं बच्चे के साथ. आप तक पहुंचने के पहले 3 साल विद्यार्थी हम लोगों के साथ, अगर हम छोटे छोटे मतलब रोज एक ड्रॉप बाय ड्रॉप भी उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो मे बी इन आफ्टर 3 years इट कैन बी अ बिग चेंज. सो वी वांट टू आस्क दोज थिंग्स वेयर वी आर सपोज टू वर्क parallel with the academics, parallel with the classrooms, laboratories and tutorials. सर मैं ये चीज पे थोड़ा गौर फरमाऊंगा. मैंने इस चीज को फील किया है कोविड से पहले और कोविड के बाद. जो बच्चों में की सोच में चेंजेस हैं वो कहाँ पे गैप है और जो कि बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को आगे. कोविड से पहले स्टूडेंट्स में थोड़ी सी रीडिंग कैपेसिटी बहुत थी. कोविड के बाद स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि बेसिक्स पे कम ध्यान देते हैं. नो डाउट उनके टारगेट्स हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कर रहे हैं, पर कंपनी का तो एजेंडा केवल एक ही है. सबसे पहले वो इंटरव्यू में बेसिक्स पूछती है. इफ समबडी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, वी आर गोइंग टू फायर क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल. सो कंपनी का पहला एजेंडा ये है, भले ही आप इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट कम हो चलेगा, पर अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आप बेसिक्स पे थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हो, तो कंपनी को आपको लेना भारी पड़ेगा. सो मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स को यही है, वो इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बेसिक्स को ब्रशअप जरूर कर ले. यहाँ स्टूडेंट लैक करते हैं और कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी इसमें सेलेक्ट होने में रह जाते हैं. सो इंटरव्यू से पहले अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को थोड़ा 7th सेमेस्टर से ब्रशअप करना शुरू कर दें. हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड शशिकांत वर्मा सर भी उपलब्ध हैं. साथ ही आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की अभियांत्रिकी संस्थान के जिम्मेदारी पर. तो शशिकांत सर, ये पहली बड़ी ड्राइव थी जो आपने शायद ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को रीस्ट्रक्चर होने के बाद आपने उठाई है. कैसा आपका अनुभव रहा? कहाँ कहाँ कुछ समस्याएं आई या कहाँ कहाँ आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहयोग मिला बाकी लोगों से जो आपने शायद उम्मीद ना की हो? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार. मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं और जो डायरेक्टर सर हैं, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी एक अलग से टीएनपी सेल बनाना चाहिए, तो ये एक शानदार इनिशिएटिव है. अभी केवल 2 महीने पहले ही हमने ये एक नया टीएनपी सेल स्टार्ट करा. टीएनपी सेल के एज अ हेड जब से मैंने ज्वाइन करा है, एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे महसूस होना स्टार्ट हुई. मुझे ऐसा लगने लगा कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें जॉब मिलनी चाहिए, ये मैंने महसूस करना स्टार्ट कर दिया. और जब ये चीज़ मेरे अंदर आई तो सबसे पहले मैंने जितने भी अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे फ़ोन घुमाना चालू करा और कोशिश करी कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई लीड मिले. इसमें जो डायरेक्टर सर ने मुझे एक छूट दी कि आप अपनी टीम खुद चूज कर सकते हैं. तो जब मैंने अपनी टीम बनाई, उस टीम ने एक शानदार वर्क करा. मेरे हर वाक्य को उन्होंने अपने लिए एक लाइन लगा ली कि नहीं, इस चीज़ को मुझे करना है. तो इस सपोर्ट के कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. फाइटेक जैसी एक कंपनी को मैंने यहाँ पे बुलाया, उनके 3 राउंड कराए और 3 राउंड कराने के बाद अपने यहाँ के 16 बच्चों का प्लेसमेंट कराया. सर, विद्यार्थियों का रिस्पांस कैसा था? क्योंकि बीच में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था, मैं आई डोंट वांट टू गो
डीप इन एवरीथिंग, बट सम कंपनीज, कुछ ऐसी भी कंपनीज आ गई थी जो एक्चुअली मतलब दे आर नॉट रिक्रूटिंग, दे आर हैविंग सम नॉट मीन्स दैट गुड बैकग्राउंड. तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा था? एक्चुअल में बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये जो कंपनी आ रही है कहीं ये भी वैसी ना हो या कुछ उस तरह का रहेगा तो फिर हमारा वहाँ पे जाके क्या होगा. इसलिए मैंने देखा कि हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करे थे वो 270 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए थे ओवरऑल, जिसमें बीटेक ऑल ब्रांचेस थे, एमबीए थे, बीसीए थे, बीबी थे और एमसीए था. क्योंकि ये रूमर्स पूरे बच्चों में बीच में चल रही थी, जिसके कारण लगभग 100 बच्चे टर्न नहीं हुए. लेकिन जितने बच्चे आए उतने सफिशिएंट थे. और जब उन्होंने पीपीटी यानी प्री प्लेसमेंट टॉक में पार्टिसिपेट करा तो उनके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए. और मेरे ख्याल से जब हम लोगों ने जीडी राउंड करा तो 170 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अवेलेबल थे जीडी राउंड के लिए. विजय सर, मुझे लगता है आप इसका बेहतर आंसर कर पाएंगे सर, चूंकि हम लोग इंडस्ट्री के साथ सेम पेस में नहीं चलते, हम लोग दो अलग छोटी छोटी दुनिया हैं. तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज हमको अप्रोच करती हैं, लेकिन हम उनके बारे में श्योर नहीं हो पाते हैं कि इनको हमें कितना एंटरटेन करना है या बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है. आप पैरेलल पेस में हैं इंडस्ट्रीज़ के. अगर कोई कंपनी हम तक अप्रोच करे तो हम कैसे तय करें कि ये कंपनी वाकई जेन्युइन है, वाकई बच्चों को प्लेसमेंट देगी और बच्चे एक लंबा करियर इस कंपनी के साथ देख सकते हैं? ये हम लोग कैसे तय करें? मेरा ये मानना है, चेक पॉइंट्स हो सर तो बताइए. यस, मेरा ये मानना है जब भी किसी कंपनी को हम डील करते हैं फॉर प्लेसमेंट, सबसे पहले तो कंपनी के सोशल मीडिया पे लिंक्डइन है और भी प्रोफाइल्स है, उसको आप चेक करें. उनके किसी भी कंपनी को एंटरटेन करने से पहले उसका सिन नंबर, डिन नंबर है, वो आप मंगवाएं. और उससे उसकी ऑथेंटिसिटी पता कर चलती है कि वो एमसीए के अंदर है या किसी कोई स्टार्टअप कंपनी है. तो वो पहले तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर होना चाहिए कि क्या इस नाम से कोई कंपनी है भी कि नहीं. फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ, आजकल सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों है. देखिए, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके अच्छे बुरे रिव्यूज़ ना हो. अच्छे हैं तो भी अच्छी बात है, बुरे हैं तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट वो कंपनी एग्जिस्ट करती है. मेरा ये मानना है. रही बात अच्छे बुरे रिव्यूज़ की, अब दो प्रकार के स्टूडेंट्स आ रहे हैं. मैं भी कई साल से इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ. कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी कई ऑफर लेटर ले लेते हैं और लास्ट मोमेंट में कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, तो उसमें कंपनी को भी दिक्कत बहुत आती है. तो क्या होता है कि फिर कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स करती है, नए नियम बनाती है जिससे कंपनी का नुकसान ना हो. इसलिए वो नियम प्रोटोकॉल कई मामले में कई बच्चों को कंफर्टेबल फील नहीं कराते. लेकिन बच्चों को उस प्रोटोकॉल से चलना चाहिए. मैं समझता हूँ कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती किसी बच्चे की हानि करना, पर हाँ, 100 कंपनी में 1-2 कंपनी ऐसी ज़रूर आ जाती होंगी जो बच्चों के बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों को नहीं मिलता उनसे. कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी ज्वाइनिंग तक वो कंपनी मार्केट में थोड़ा डाउन में चली गई. कभी ऐसा होता है कि उनके पास प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए तो वो ज्वाइनिंग को रोक भी देती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी खराब है, पर कई बार ऐसे उतार चढ़ाव कंपनी में आते हैं जिससे आप कई नामी कंपनियों के बारे में जानते ही होंगे. कई कंपनी ऐसी एमएनसी हैं जिनकी ज्वाइनिंग साल बाद टली है. इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है. सिचुएशन है, प्राइवेट कंपनी डिपेंड करती है मार्केट पे के असर पे. ऐसे भी आईटी सेक्टर में रिसेशन है, इंडिया में कम है, यूरोप में ज़्यादा है. तो यू कांट जज एनी कंपनी, बट हाँ, बुलाने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपनी के फीडबैक स्पेशली लिंक्डइन पे ज़रूर देख लें, जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलती है. एक सर बच्चों का प्रश्न है, अगर हम एक 100% का रेशियो मानते हैं, आप बैठ के किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू ले रहे हैं एंड यू फाइंड कि टेक्निकली ही इज़ वेरी साउंड लाइक एनीथिंग, वॉट एवर कोड यू आर गिविंग टू हिम ही विल कोड इट, लेकिन पर्सनैलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. और एक जगह आपको विद्यार्थी मिलता है जिसकी पर्सनैलिटी सुपरहिट है लेकिन टेक्निकल कंटेंट उसके पास नहीं है. देखिए, अच्छा मिश्रण तो आप चाहते ही, आप ये बात हमको बता चुके हैं, लेकिन इन दो एक्सट्रीम केसेस में आप किसको प्रेफरेंस देंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, नो डाउट एवरी कंपनी वांटेड ऑल राउंडर एम्प्लॉय, दैट आई एग्री सर. बट अगर कोई टेक्निकली बहुत साउंड है तो उसको ऑलराउंडर बनाने में साल भर लगता है. अगर उसके में कुछ ऐसी चीज है जिसको रख के कंपनी का फायदा है तो हम उसको लेंगे, इसमें कोई शक नहीं. केवल वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, केवल वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नौकरी उसकी पॉसिबल नहीं है. उससे फायदे मिलेंगे,
कोडिंग में उसको उसको कोशिश किया जाएगा, वो सेक्टर दिया जाए जहाँ पे उसका काम ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सके। और साल भर बाद मेरे को लगता है कि सारे एम्प्लॉय साल 1.5 साल काम करने के बाद लगभग सभी इक्विवेलेंट फेज पे आ जाते हैं। जब 4 क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद उनके में डर, चीज़ें खत जैसे एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता है, वैसे वैसे ऐसे जिस तरह के एम्प्लॉय के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो साल भर बाद बहुत आगे निकल जाता है। तो मेरा मानना है अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है तो उसको हम खोएंगे नहीं, उसको ग्रैब करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, जी विजय सर के रोल मॉडल कौन है? सर, मैंने अपने समय में जब इंजीनियरिंग की थी तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सर हुआ करते थे, तो मैंने उन्हीं से कुछ चीज़ें ऐसी सीखी और उन्हीं को फॉलो करके आई स्टार्ट माई स्टार्टअप लॉन्ग टाइम बैक। मेरा एक चीज़ मानना है कि मैंने अपने इतने लंबे करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। कई बार ऐसा समय आया, कई डायरेक्टर ने कहा कि अब कंपनी बंद कर देनी चाहिए, पर मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, देर सवेर आगे पीछे आपको सक्सेस मिलती है। तो मैंने अब इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि ईश्वर न करे अगर कभी कोई डाउनफॉल आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम कैपेबल हैं। चलिए विजय सर, शशिकांत सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जो विश्व की सबसे ज़्यादा उभरती इकोनॉमीज में से एक है, और जहाँ पर यूनिकॉर्न्स, शायद सैकड़ों यूनिकॉर्न्स हम लोगों को देखने मिले हैं, यस, और उसमें भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो नेक A++ ग्रेड से रिकग्नाइज्ड है, जिसके पास PM ऊषा जैसा एक महत्वपूर्ण टैग है, NIRF में रैंकिंग रखता है, और एक लश ग्रीन कैंपस में हम लोग विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में आज के लिए कुछ सीखने वाली बातें थी जो हमारे गेस्ट ने बताई, तो मैं सभी विद्यार्थियों से इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप बार बार देखने का प्रयास कीजिए, स्पेशली कंटेंट सुनिए हमारे विजय सर के, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेक्टेशंस को अपने आंसर्स के माध्यम से आपको दिया है। बेसिक्स पे काम करना शुरू कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, इंटर्नशिप पे जोर दीजिए। सर के हिसाब से हर सेमेस्टर के बाद, हर ईयर के बाद, जब भी आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय मिले, आप इंटर्नशिप कीजिए, एक्सपोजर लीजिए, और तब शायद आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट कोई टारगेट नहीं है। प्लेसमेंट तो आपकी इस 4 साल की बीटेक जर्नी का एक बाई प्रोडक्ट है। वो आपको रास्ते में कब मिल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक बार पुनः आप दोनों लोगों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।